15 अगस्त 1947 दिन का तीसरा पहर। अमृतसर स्टेशन पर खचाखच भीड़ थी। पाकिस्तान से 10 डाउन एक्सप्रेस आने वाली थी। स्टेशन मास्टर छेनी सिंह भीड़ को चीर कर आगे बढ़े, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता था कि कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। यूं तो भीड़ का डिब्बों पर टूट पड़ना, अपनों को खोजने की बौखलाहट, बच्चों के रोने की आवाज और जोर जोर से नामों को पुकारना रोज की बात थी। लेकिन अब जो कुछ होने वाला था वह इन पर भारी पड़ने वाला था। स्टेशन मास्टर छेनी सिंह को झुरमुट में ट्रेन आती दिखी और वे मुस्तैद हो गए। ट्रेन के नजदीक आते ही उन्होंने लाल झंडी दिखानी शुरू कर दी और चंद सेकंड में दैत्याकार 10 डाउन के पहिए थम गए। लेकिन ये क्या? ट्रेन में भीड़ के रेले की जगह 4 सिपाही उतर रहे हैं और मुस्तैदी से अपनी बंदूकें संभाले ड्राइवर के पास खड़े हो गए। छेनी सिंह 8 डिब्बे की उस गाड़ी को घूर कर देख रहे थे और उन्हें यह एहसास हो गया था कि कुछ बहुत ही गड़बड़ है। दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं बल्कि लाश गाड़ी थी। मशहूर इतिहासकार डोमिनिक लेपेरे और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में इस गाड़ी को भूत गाड़ी की संज्ञा देते हैं। स्टेशन मास्टर छेनी सिंह जब दिल मजबूत कर 10 डाउन के डिब्बे में दाखिल हुए तो उनकी रूह कांप गई। ट्रेन के फर्श पर लाशों का ढेर पड़ा था। किसी का गला कटा था तो किसी की आंतें बाहर निकली थी। लाशों के उस ढेर में छेनी सिंह को किसी की दबी हुई आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि शायद कोई जिंदा बच गया हो। जोर से आवाज लगाई, अमृतसर आ गया है, यहाँ सब हिंदू और सिख हैं, पुलिस भी हैं, डरो नहीं। उनके ये शब्द सुनकर लाशों के ढेर से कई लोग हिलने डुलने लगे। ये वो लोग थे जो डर के मारे जिंदा लाश बन गए थे। एक महिला ने अपने पास पड़े अपने पति का सिर उठाया और उसे अपनी बाहों में लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। सोचिए, जिस दिन एक देश आजाद हो रहा था उसी दिन एक स्टेशन पर एक पत्नी अपने पति के शव को सीने से लगाए बिलख रही थी। यही 1947 का सबसे निर्मम विरोधाभास था और ट्रेन के पिछले हिस्से पर हत्यारों का एक संदेश लिखा था कि यह ट्रेन हम नेहरू और पटेल के नाम आजादी की सौगात के तौर पर भेज रहे हैं। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, यह हिंसा के जरिए दिया गया एक राजनीतिक संदेश था। ये वही दृश्य है जिसे डोमिनिक लेपेरे और लैरी कॉलिंस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में दर्ज किया है। सोचिए, एक तरफ दिल्ली में आजादी का जश्न, तिरंगा पहली बार स्वतंत्र भारत के आकाश में फहराने वाला था, देश जश्न में डूबा हुआ था, तो दूसरी तरफ लोग गमगीन थे। गम की वजह थी देश का बंटवारा। लोग अपनों से बिछड़ गए, घर बार छूट गया, विस्थापन के दौरान तमाम लोगों के सगे संबंधी मारे गए, नफरत की भेंट चढ़ गए। भारत जिस आजादी का सदियों से इंतजार कर रहा था वह इस रूप में सामने आएगी ये शायद किसी ने ना सोचा हो। और दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर अमृतसर रेलवे स्टेशन कम शरणार्थी कैंप ज्यादा लग रहा था। पाकिस्तान के हिस्से में जो पंजाब आया था वहां से हजारों लोग यहाँ पहुंच रहे थे और यहाँ से उन्हें दूसरे ठिकानों पर भेजा जा रहा था। ट्रेन तो जैसे लाश गाड़ी बन गई थी। दोस्तों, हम जानते हैं कि रेल भारत में हमेशा से मौत का प्रतीक नहीं थी। ये वही रेल थी जो कभी भारत को जोड़ने वाली सबसे बड़ी कड़ियों में से एक थी। औपनिवेशिक भारत में रेलवे ने दूर दराज के क्षेत्रों, शहरों, बाजारों और बंदरगाहों को एक साझा नेटवर्क में बांधा था। लोग पहले जहां दिनों और हफ्तों में यात्रा करते थे वहां रेल ने दूरी को असाधारण रूप से छोटा कर दिया था। लाहौर से अमृतसर, दिल्ली से कराची, कलकत्ता से दूसरे शहर, एक ही रेल व्यवस्था के भीतर लोग आते जाते थे। पटरी वही थी, स्टेशन वही थे, डिब्बे वही थे। लेकिन 1947 में नक्शा बदल गया और अचानक वही रेल जोड़ने वाली चीज से विस्थापन का रास्ता बन गई। पिछले एपिसोड में हमने 3 जून के माउंटबेटन योजना की बात की थी, जिससे 15 अगस्त की तारीख सामने आई थी। लेकिन एक भयानक समस्या भी बाकी थी कि सीमा कहाँ होगी। सर सिरिल रेडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को भारत आते हैं, पंजाब और बंगाल की सीमाएं तय करते हैं और उनके पास समय बेहद कम था। और जब सीमा तय होने की प्रक्रिया चल रही थी तभी लाखों लोगों के सामने कोई संवैधानिक सवाल नहीं था। सवाल बस इतना था कि हम कहाँ जाएं। जिसे कार मिली कार से चला, जिसे ट्रक मिला ट्रक से चला, बैलगाड़ी मिली बैलगाड़ी से चला और जिसे कुछ नहीं मिला वो पैदल निकल गया। लेकिन इस विशाल विस्थापन में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बनी रेल, क्योंकि लोगों को भरोसा था कि ट्रेन उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा ही देगी। स्टेशनों पर ट्रेन दिखाई देती और भीड़ उस पर टूट पड़ती। डिब्बों के भीतर लोग, दरवाजे पर लोग, खिड़कियों से लटकते लोग, छतों पर बैठे लोग और किसी के पास सामान था तो किसी के पास एक गठरी, किसी के पास सिर्फ बच्चे।
और हर व्यक्ति अपने साथ अपना पूरा अतीत लेकर चल रहा था। घर पीछे छूट चुका था, अब ट्रेनें ही उम्मीद थी, लेकिन यही उम्मीद कुछ ही समय में भय में बदलने वाली थी। ट्रेनों को रास्ते में रोकने के लिए पटरियों पर अवरोध डाले जाते, कहीं ड्राइवर को धमकाया जाता, कहीं ट्रेन के भीतर से कोई चेन खींच देता और जैसे ही ट्रेन रुकती हथियारबंद भीड़ उस पर टूट पड़ती। पंजाब और बंगाल इस हिंसा के प्रमुख केंद्र बने। रेलवे जो लाखों लोगों को सुरक्षित निकालने का साधन बन सकती थी, कई जगहों पर स्वयं हिंसा का स्थल बन गई। इतिहासकार यास्मीन खान ने पार्टीशन पर अपने अध्ययन में रेलवे की इसी भयावह भूमिका को रेखांकित किया है और इतिहासकार इयान टेलबॉट ने भी पार्टीशन और पंजाब पर अपने कार्य में बताया है कि रेलवे की गाड़ियां विस्थापन के साथ साथ हिंसा और नरसंहार की वाहक बन गई थी। कभी ट्रेन यात्रियों से भरी निकलती तो दूसरी तरफ पहुंचती लाशों से भरी हुई और इन्हीं भयावह यात्राओं ने एक शब्द को जन्म दिया, ट्रेन्स ऑफ पार्टीशन। और ध्यान रखिए, ये हिंसा किसी एक समुदाय की कहानी नहीं थी। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ आम नागरिक निशाना बने थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख लोगों की पहचान ही कई बार उनकी सुरक्षा या मौत का आधार बन गई। महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से असुरक्षित थे। उर्वशी बुंटालिया ने द अदर साइड ऑफ साइलेंस में ओरल हिस्ट्रीज के माध्यम से उन महिलाओं की कहानियां भी सामने रखी जो अपहरण, यौन हिंसा और जबरन विस्थापन का शिकार हुई। यानी पार्टीशन को केवल नेहरू, जिन्ना, पटेल, गांधी या रेडक्लिफ की राजनीतिक कहानी मान लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि फैसले राजनीतिक कमरों में लिए गए, लेकिन उनका परिणाम स्टेशनों, सड़कों, गांवों और घरों में दिखाई दिया। और फिर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। नई सरकारों के सामने अब सिर्फ सीमा की समस्या नहीं थी, लाखों लोगों को सुरक्षित निकालना था। भारत और पाकिस्तान के बीच समन्वय की कोशिशें शुरू हुई। सितंबर 1947 के इंटर डोमिनियन अरेंजमेंट्स के बाद दोनों तरफ अधिकारियों के बीच संपर्क बढ़ा। रिफ्यूजीज ट्रेन्स को सैन्य सुरक्षा दी जाने लगी, पटरियों और स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाई गई, ट्रेनों को एस्कॉर्ट्स के साथ चलाने की व्यवस्था की गई। जवाहरलाल नेहरू के सितंबर 1947 के अभिलेखों में भी साफ दिखाई देता है कि रिफ्यूजी मूवमेंट को मिलिट्री प्रोटेक्शन और दोनों डोमिनियंस के बीच कोऑर्डिनेशन के साथ व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही थी। और यह महज कागजी व्यवस्था नहीं थी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि कुछ समय के लिए रिफ्यूजीज ट्रेन्स की आवाजाही तक रोकनी पड़ी। बाद में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बाद उन्हें फिर चलाया गया। ब्रिटिश अभिलेखों में सितंबर 1947 तक रिफ्यूजीज ट्रेन्स और कन्वेज पर हमलों का उल्लेख मिलता है। मिलिट्री एस्कॉर्ट्स द्वारा शरणार्थियों की सुरक्षा किए जाने की घटनाएं भी दर्ज हैं। यानी वही रेल जो कुछ समय के लिए मौत की गाड़ी बन गई थी, धीरे धीरे फिर से जीवन बचाने वाली व्यवस्था बनने लगी। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु है। रेल ने भारत को जोड़ा भी था और रेल ने भारत के विभाजन को ढोया भी। एक समय लाहौर से अमृतसर जाना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करना नहीं था। और फिर जब 1947 आया और उसी पटरी पर चलने वाला आदमी अपने ही घर से निकलकर शरणार्थी बन गया। पटरी वही, स्टेशन वही, ट्रेन वही, जो बदल गया था वो सिर्फ नक्शा था, लेकिन नक्शे की एक रेखा ने इंसानों की यात्राओं का अर्थ बदल दिया। इसलिए उस 15 अगस्त की भूतिया ट्रेन को सिर्फ एक भयावह घटना मानकर आगे बढ़ जाना इतिहास के साथ अन्याय होगा, क्योंकि उस ट्रेन में सिर्फ शव नहीं थे, उसमें एक टूटते हुए समाज की कहानी थी। हर शव के पीछे एक घर था, एक परिवार था, यादें थीं, एक ऐसी जिंदगी थी जिसका भविष्य किसी और के राजनीतिक फैसले ने बदल दिया था। और शायद पार्टीशन की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी। नक्शा कुछ रेखाओं से बदल गया, लेकिन उन रेखाओं की कीमत इंसानों ने अपने जीवन से चुकाई। आज जब हम पीछे मुड़कर 1947 को देखते हैं तो सवाल देश के बंटवारे पर नहीं, बल्कि ये पूछा जाना चाहिए कि उस बंटवारे का बोझ उठाने वाले पर क्या बीती और क्यों बीती। क्योंकि इतिहास की मेज पर फैसले कुछ लोगों ने किए थे, लेकिन उन फैसलों की कीमत स्टेशन पर खड़ी भीड़ ने चुकाई, काफिलों में चलते परिवारों ने चुकाई और उन ट्रेनों में बैठे लोगों ने चुकाई, जिन्हें यह भी नहीं मालूम था कि अगला स्टेशन उनकी नई जिंदगी होगा या उनकी आखिरी मंजिल। और आज यहीं से हमारी 7 तस्वीरों की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में प्रवेश करती है। तक हमने देखा कि एक महिला का साहस, एक क्रांतिकारी की पहचान, एक लाठी और एक मुट्ठी नमक का विश्वास, एक सेना का संघर्ष, एक राजनीतिक फैसला और फिर उस फैसले की कीमत। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इतिहास का सबसे कठिन सवाल अभी अब सामने है। 15 अगस्त की सुबह जब भारत ने पहली बार स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आंखें खोली, तो उस सुबह भारत कैसा था? क्योंकि 2 देश तो बन चुके थे, लेकिन अभी उन्हें राष्ट्र बनना बाकी था। कल की तस्वीर में कोई भूतिया ट्रेन नहीं होगी, कोई सीमा की रेखा नहीं होगी। वहां होंगे एक सभा कक्ष में बैठे हुए लोग, एक घड़ी जो आधी रात पार कर रही होगी, और एक ऐसा भारत जो विभाजन, हिंसा और विस्थापन के बीच पहली बार अपने भविष्य को अपनी आवाज में परिभाषित करने जा रहा था।
क्योंकि कुछ तस्वीरें इतिहास का फैसला दिखाती हैं और कुछ तस्वीरें उस फैसले की कीमत, और कुछ तस्वीरें बताती है कि उस कीमत के बाद एक राष्ट्र ने अपने लिए क्या चुना। और यही हमारी आखिरी तस्वीर की कहानी होगी। जय हिंद।